हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा और दर्शन पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न की। और इन प्रश्नों का लेवल दोस्तों थोड़ा हाई रहेगा, जहां पर आपको एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि हम शिक्षा और दर्शन का एक अच्छा टॉपिक आपको पुनः कराएंगे, लेकिन इस एमसीक्यू के माध्यम से आपको एक इसका जो आधार जो है, यानी कि किस प्रकार का लेवल क्वेश्चंस में पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, उसका आपको थोड़ा अनुमान देखने को मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक कैंडिडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ें। और उसके बाद हम लगातार क्लासेज आपको टॉपिक वाइज पूरा विशेष तरीके से कराने वाले हैं। इसलिए चैनल पर जो भी अभ्यर्थी नए आ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवाद के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा असत्य ये पूछा गया दोस्तों इसमें। तो आदर्शवाद जो होता है, आइडियलिज्म जो होता है, वो शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति को मानता है। ये बिल्कुल सत्य है। और शिक्षक ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत और आदर्श व्यक्तित्व है। तो आदर्शवाद में क्या होता है, शिक्षक को ही सर्वोच्च आदर्श माना गया है, ये भी सत्य है। उसके अलावा अगर हम बात करें आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी को महत्व दिया जाता है आदर्शवाद के अंतर्गत, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक कथन असत्य है दोस्तों, वह है सी। क्योंकि पाठ्यक्रम का जो केंद्र है वो भौतिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम का जो केंद्र है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं, उसके व्यवहारिक ज्ञान और इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है आदर्शवाद के अंतर्गत। और साथ ही इसमें भौतिक विज्ञान को ही महत्व नहीं दिया जाता, अन्य सभी प्रकार के ज्ञान और अनुभव को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सत्य दिया है, बाकी ऑप्शन इसमें सही दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसी प्रकार के प्रश्नों का आपको समावेश देखने को मिलेगा। तो हम जो डिटेल क्लास कराने वाले हैं उसमें हम इसी प्रकार आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप हमारे चैनल के मेंबर जरूर बन जाइए, क्योंकि हम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड डेली कराने वाले हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, जैसे प्रयोजनवाद जॉन डेवी, प्रकृतिवाद रूसो, आदर्शवाद प्लेटो और यथार्थवाद जो है जॉन लॉक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, प्रयोजनवाद जो है जॉन डेवी से ही संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रकृतिवाद के जो हैं वो कौन है? रूसो हैं। रूसो ने नेचुरलिज्म को महत्व दिया है, वो नेचर के प्रति, नेचर के सपोर्टिव रहे हैं रूसो। इसके अलावा अगर आइडियलिज्म की बात करें आदर्शवाद के, तो प्लेटो एक आदर्श शिक्षक के तौर पे देखना चाहते थे, और साथ ही व्यक्ति को भी एक आदर्शवादी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा यथार्थवाद का जो है वो जो है जॉन लॉक, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जो जॉन लॉक जो है वो अनुभववाद से संबंधित है, किससे? एम्पिरिसिज्म से संबंधित हैं। ठीक है। और यथार्थवाद का जो मेन माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है? वो माना जाता है अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है दोस्तों यथार्थवाद का। और जॉन लॉक को जो है किसका माना जाता है? ये माना जाता है अनुभववाद को। ठीक है, अनुभववाद के हैं जॉन लॉक। तो इन्होंने एम्पिरिसिज्म को महत्व दिया है जॉन लॉक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षा का उद्देश्य बालक को परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना हो, तो यह किस शिक्षा दर्शन की विशेषता है? तो यदि शिक्षा का उद्देश्य बालक को परिवर्तनशील सामाजिक परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना है, तो शिक्षा दर्शन की कौन सी मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आदर्शवाद से नहीं संबंधित है दोस्तों, यथार्थवाद से संबंधित भी नहीं है, प्रकृतिवाद से भी संबंधित नहीं है। तो ये होता है दोस्तों प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रयोजनवाद में जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बालक के अंदर परिवर्तन लाना, उसको सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं का समाधान ढूंढने योग्य बनाना, ये प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा दर्शन में ज्ञान को पूर्व निर्धारित सत्य न मानकर अनुभव के आधार पर सत्यापित किया जाता है? तो किस शिक्षा दर्शन में ऐसा होता है कि जो ज्ञान है वो उसको ऐसा नहीं कि पहले से निर्धारित सत्य मान लिया जाए, बल्कि अनुभव के आधार पर सत्यापित किया जाना ज्ञान को, ये किस में लिया गया है? तो आदर्शवाद में भी नहीं है ऐसा, प्रकृतिवाद में भी नहीं है, जबकि प्रयोजनवाद में है। प्रैग्मैटिज्म जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बच्चे को उसके पूर्व आधारित जो ज्ञान है उसका यूज करके और उसी को तभी सत्य माना जाता है जब वो अपने अनुभव के आधार पर उसको प्रस्तुत करे। ठीक है, अनुभव के आधार पर उसका यूज़ करें, तो उसको जो है प्रयोजनवाद ने इसको माना है। शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद के अंतर्गत जो है ज्ञान को पूर्व निर्धारित सत्य न मानकर अनुभव के आधार पर सत्यापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनके में से कौन सा कथन प्रकृतिवाद के अनुरूप नहीं है? अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृतिवाद के अनुरूप कौन सा कथन नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रकृतिवाद में क्या होता है, बच्चा नेचर से सीखता है। तो पहली बात तो शिक्षा बाल केंद्रित होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि बालक शिक्षा का केंद्र रहेगा और शिक्षा भी जो है बाल केंद्रित रहेगी। तो प्रकृतिवाद में तो ये होता है बालक को केंद्र मानकर होता है, और प्रकृति को ही सर्वोच्च सर्वोच्च शिक्षक माना गया है। तो आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अगर आपने थोड़ा बहुत भी वर्क किया है तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय के साथ खुद ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम शिक्षकों में भी ऐसे होते हैं कि जो बचपन में शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी रुझान नहीं रखते हैं, उनको पठन पाठन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, और आज के समय में वो बहुत आगे समय के साथ जो है वो परिवर्तित हो गए हैं और उनका मेंटल लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है नेचुरली। ठीक है, तो प्रकृति के साथ अगर सर्वोत्तम शिक्षक के रूप में प्रकृति को देखा जाए तो प्रकृति समय के साथ सब कुछ बदल देती है। इसके अलावा शिक्षक का कार्य न्यूनतम हस्तक्षेप करना है। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में क्या होता है कि शिक्षक जो है ज़्यादा इंटरफेयरिंग नहीं है, जबकि वो क्या है, मार्गदर्शक के तौर पे है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ये भी प्रकृतिवाद का ही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन वाहे दंड द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकृतिवाद में भी दंड का विधान नहीं रखा गया है और दंड के माध्यम से बच्चे को नहीं सुधारा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका जो है अब प्रकृतिवाद के अनुरूप नहीं है। तो अनुशासन वाहे दंड से ना मिलकर अगर नेचुरली उसको अनुशासित हो रहा है तो प्रकृतिवाद का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वाहे दंड को कह रहा है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो जो आइडियलिज्म है उसके अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? आर्थिक दक्षता या आत्मानुभूति एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक समायोजन या वैज्ञानिक दृष्टिकोण? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो सर्वोच्च उद्देश्य है दोस्तों क्या है, वो है आत्मानुभूति एवं चरित्र का निर्माण। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है वो रहा है आत्म अनुभूति कराना और चरित्र का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दार्शनिक ने शिक्षा को अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहा है? तो कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा को अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहा है? ऑप्शन है हार्वर्ड, जॉन डीवी, स्पेंसर या प्लेटो। तो किसने कहा है कि अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है शिक्षा को माना है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने माना है कि शिक्षा क्या है, अनुभवों के सतत कंटिन्यूअस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, ये माना है जॉन डीवी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा कथन यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है? तो यथार्थवाद का मूल सिद्धांत कौन सा कथन है? विचार ही वास्तविकता है या आत्मा ही सत्य है, और वस्तुगत जगत का स्वतंत्र अस्तित्व है या सत्य सापेक्ष है? तो यथार्थवाद का जो मूल सिद्धांत है दोस्तों क्या है, वो है कि वस्तुगत जगत का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये जो वस्तुगत जगत है यही एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखने को मिलता है और इसी को
इन्होंने यथार्थवाद ने इसी को इम्पोर्टेंस दिया है। यथार्थवादी जो होते हैं ये भौतिकवादी होते हैं, और जो संसार दिख रहा है वस्तुगत रूप में, वो ही जगह वो स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पर उसी को मानते हैं। तो यथार्थवादियों का ये सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आधारित आपको विशेष क्लास हमारी देखने को मिलती रहेगी, तो कंटिन्यूटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ लगातार बने रहने वाले हैं एलटी की प्रिपरेशन में। तो आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हम पूरा डिटेल आपको क्लास अच्छे से कराने वाले हैं। अभी हमारे ये जो है आपको ये ट्रायल क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, और लगातार क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। मेंबरशिप दोस्तों हमारी रहेगी मात्र 119 रुपये की, और 119 रुपये में आप जो है हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप हमारी ज्वाइन सेक्शन में जाके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सेक्शन में जाके आप ज़रूर 119 रुपये वाली क्लास हमारी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको लगातार क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में शिक्षा का संपूर्ण केंद्र पूर्व निर्धारित आदर्शों, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक उन्नति को बनाया जाए, तो वह किस दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो किसी विद्यालय में अगर शिक्षा का संपूर्ण केंद्र पूर्व निर्धारित आदर्श और नैतिक मूल्य जो पुराने हैं और आध्यात्मिक उन्नति को बनाया जाए, तो किस प्रकार के दर्शन को संबोधित करता है? तो दोस्तों ये होता है, ये दिखाता है आदर्शवाद को, क्योंकि नैतिकता को महत्व देना का मतलब आदर्शवाद से संबंधित है, और इसमें आध्यात्मिक उन्नति को भी महत्व दिया जाता है। और पूर्व निर्धारित जो आदर्श हैं उनको महत्व देना, नैतिक मूल्यों को महत्व देना, आध्यात्मिक उन्नति को बनाए रखना, ये सब आदर्शवाद के ही लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोजनवाद के सिद्धांतों के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा कथन इसमें प्रयोजनवाद के सिद्धांतों के सबसे निकटतम माना जाता है? वह है दोस्तों, ज्ञान शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, ये नहीं है। सबसे निकटतम अगर हम बात करें दोस्तों कि सत्य की कसौटी उसकी उपयोगिता एवं परिणाम है, यानी कि जो सत्य की कसौटी है वो उसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करती है, और उसकी उपयोगिता एवं परिणाम जो है यही सत्य की कसौटी है। तो ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे निकटतम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार निम्न में से शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? तो आदर्शवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? व्यावसायिक दक्षता, आत्मानुभूति और नैतिक विकास, सामाजिक समायोजन या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आइडियलिज्म के अनुसार क्या है कि जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है वह है आत्मानुभूति एवं नैतिक विकास करना। तो आत्मानुभूति और नैतिक विकास ही जो है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोजनवाद की मूल अवधारणा के विपरीत है? तो प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें उसके मूल अवधारणाएं जो है, अगर उसके उल्टे हम बात करें तो उसके उल्टे में अगर हम बात करें तो सत्य शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है, ये जो है इसका विपरीत है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें प्रयोजनवाद क्या मानता है, सत्य जो है परिवर्तनशील भी है और अनुभव ज्ञान का आधार है, ये बिल्कुल सही है। प्रयोजनवाद अनुभव को महत्व देता है और वही मानता है कि अनुभव ही जो है वो ज्ञान का मुख्य आधार है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद में क्या होता है, किसी भी चीज़ को अनुभव द्वारा सीखने को महत्व दिया जाता है, और वो मानते हैं कि जो सत्य है वो परिवर्तनशील भी है। इसके अलावा करके सीखना ही सर्वोत्तम विधि है। प्रयोजनवाद का मेन उद्देश्य रहा है कि जो है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना। लेकिन सत्य शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, ये बिल्कुल प्रयोजनवाद नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका जो है अवधारण के विपरीत है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? तो प्रकृतिवाद जो नेचुरलिज्म जो एजुकेशन है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? अनुशासन अधिकारी, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, पथ प्रदर्शक एवं सहायक या कठोर नियंत्रक। तो प्रकृतिवाद में तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है वो है एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक सहायक के रूप में। ठीक है, अनुशासन अधिकारी तो बिल्कुल भी टीचर को नहीं होना चाहिए,
ज्ञान का एकमात्र स्रोत भी नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं प्रकृति के माध्यम से भी सीख लेते हैं। तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत शिक्षक नहीं है। इसके अलावा कठोर नियंत्रण से कुछ भी नहीं हो सकता। कठोर नियंत्रण प्रकृतिवाद तो बिल्कुल विरोधी है नियंत्रण का, और मतलब अनुशासन, कठोर अनुशासन का विरोधी रहा है। तो इस आधार पर अगर प्रकृतिवादी शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो शिक्षक क्या है, एक तो पथ प्रदर्शक के रूप में है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में है, और एक सहायक के रूप में है, ठीक है। तो अपने ज्ञान को किसी पर थोप भी नहीं सकता है शिक्षक, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो प्रकृतिवाद जो है सोचती है, प्रकृतिवाद का मानना है कि बच्चा स्वयं प्रकृति के माध्यम से भी सीख सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में प्रयोग, परियोजना तथा समस्या समाधान की प्रमुखता दी जाए, तो वह मुख्यतः किस दर्शन से प्रभावित है? तो अगर किसी विद्यालय में प्रयोग है, परियोजना हो रही है, समस्या समाधान करने को महत्व दिया जा रहा है, तो किससे संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, क्योंकि इस पर हम बार-बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों प्रयोजनवाद पर आधारित, प्रैग्मैटिज्म पर आधारित, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है, बच्चे को परियोजना बनाने का, समस्या समाधान करने का और अपना प्रयोग करने का और अनुभव द्वारा सीखने को महत्व दिया जाता है। तो ये प्रयोजनवाद का मुख्य आधार रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है? तो आदर्शवाद का जो प्रमुख प्रवर्तक है, ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, जॉन डेवी या रूसो। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक के तौर पर कौन है दोस्तों? वह हैं प्लेटो, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, प्लेटो जो आदर्शवादी रहे हैं, ठीक है, इन्होंने आइडियलिज्म को महत्व दिया है, और ये नैतिक विचारों को, आध्यात्मिकता को, नैतिक विचारों को, आदि चीज़ों को महत्व देते हैं प्लेटो। तो इसका सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। क्लास काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि ये हमारी अभी क्लासेस दोस्तों केवल डेमो क्लासेस के तौर पर हो रही हैं, हालांकि हम लगातार छठी क्लास इसको कर रहे हैं। तो फिर भी अभी हमारे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं, अभी कंटिन्यू क्लास के अंतर्गत ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए जो है अभी हमारी क्लासेस जो है एक रेगुलर बेसिस, और साथ ही आपको जो है सिलेबस के प्रत्येक पैटर्न पर आधारित, और साथ ही प्रीवियस जो हमारे स्ट्रेटजी रही थी, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए थे एलटी के अंतर्गत, तो वो जो है उस प्लानिंग के तहत अभी हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं करके, तो हम पूरा टॉपिक को पूरा विशेष तरीके से समझाते हुए उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कॉल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही आपको विशेष क्लास के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप मात्र 119 रुपये की है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। जो अभ्यर्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार क्लास का अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जल्दी ही एलटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द इसका कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।